Good morning all of you. I am Ritu Tripathi, PGT Commerce of Kendriya Vidyalaya IIT Kanpur. Today we discuss our controlling process, which is the chapter in class 12. Let's start. Controlling process. First of all, एक बार हम लोग डिवाइस कर लेते हैं कंट्रोलिंग की मीनिंग क्या होती है। जब हम लोग कंट्रोलिंग की मीनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि कंट्रोल का मतलब होता है जो भी आपने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे अपने आप के जो एक्चुअल स्टैंडर्ड हैं या जो आपने एक्चुअल में अचीव किया है उसको कंपेयर करना। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि किन किन स्टेजेस पे हमें करेक्टिव एक्शन लेने हैं और कहाँ करेक्टिव एक्शन हमें नहीं लेने हैं। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है जब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स या सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यहाँ पे जब हम बात करते हैं दो तरह के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, एक क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड एंड दूसरे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। हम लोग सभी एक चीज़ ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं तो उनके पर्टिकुलर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसको जज करने के लिए क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, और जो उनका टारगेट है या जो उनका गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको जब हम अचीव करने के लिए या उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करते हैं। दोनों स्टैंडर्ड की हम जब बात करते हैं, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो होता है जैसे एम्प्लॉय की ऑनेस्टी हो गया, एम्प्लॉय की हम बिहेवियर की बात कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर सकते हैं, ये चीज़ें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड में आती हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड क्या सेट करता है कि उसको कंज्यूमर को किस लेवल तक सेटिस्फाई करना है या एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड में आ जाती हैं। जब हम क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के टुवर्ड्स क्या अप्रोच है और उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड की यहाँ बात की जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो एक तरीके से उनका स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि हमें अप टू दैट क्राइटेरिया अपने आप को ले जाना है या हमें वहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमें परफॉर्म करना है वो हमारा ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड होता है कि हाँ अप टू दैट लेवल हमें अपने आप को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है हमने, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी जो होता है वो हमारा सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड का पार्ट होता है। यहाँ पे जब बात करते हैं प्लान्स की, जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, और प्लानिंग में फ्यूचर के अकॉर्डिंग या फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं। तो उन प्लान्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बेसिकली हमारे इस फर्स्ट स्टेप में आता है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड में। फिर हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये सेकेंड स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के बाद। जब आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया या आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ये बता दिया कि जो हमारा टारगेट है वो पर्टिकुलर टर्म्स में है, जैसे हमें सेल्स को इंक्रीज़ करना है 10% के रेट से, या हमें अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज़ करना है अप टू सर्टेन लिमिट, तो जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बाद जब परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़ तो वो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस करी जाती है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या चीज़ें होती हैं, जो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया है या जो वो अचीव कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर उनकी परफॉर्मेंस कही जाती है। ठीक है, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस में एक नेक्स्ट चीज़ आती है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कुछ बुक्स में ये पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस है, लेकिन इसको अलग स्टेप में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस स्टेप का अपना अलग एक सिग्निफिकेंस है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब यहाँ हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले सैंपल चेक है। सैंपल चेक का मतलब क्या हो गया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल सेट किया गया है वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई गोल है कि हम
मान लीजिए टॉय मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है और उसने अपना एक गोल सेट कर लिया कि हमें 3 to 4 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनके लिए टॉयज मैन्युफैक्चर करना है। तो अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसका सैंपल चेक करते हैं। सैंपल चेक का मतलब ये होगा कि उन्होंने जो स्टार्टिंग के सैंपल्स हैं उनको चेक करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि जो भी हमारा एक्चुअल हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल को प्रोड्यूस कर पाए हैं या नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये अलग स्टेटमेंट हो जाता है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये एम्प्लॉयज़ के लिए हो गया कि एम्प्लॉयज़ को जो भी टारगेट दिया गया है सेट करके या एम्प्लॉयज़ ने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसका ऑब्जर्वेशन होता है कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। क्योंकि हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात करते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है और एक आपका प्लान्ड परफॉर्मेंस होता है। और इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वही उसको हम करेक्ट करते हैं। तो अब एक्चुअल परफॉर्मेंस किसी भी एम्प्लॉय के लिए मान लीजिए सेट कर दिया एक पर्टिकुलर लेवल पे कि प्लान परफॉर्मेंस सेट कर दिया कि एक एम्प्लॉय है उसको एक दिन में 10 वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अब उसने एक्चुअली में कितना परफॉर्म किया, उसने 8 ही वर्कशीट कंप्लीट की। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया कि अब यहाँ पे डेविएशन अराइज हुआ। तो ये चीज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आइडेंटिफाई की जा सकती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड अकाउंटिंग नोट ये सारे तरीके होते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के जो एम्प्लॉई ने एक्चुअली में परफॉर्म किया है। फिर हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस। अब जो हमारा प्लान था या प्लान परफॉर्मेंस थी जो हमने प्लान किया था और जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया है उसको हम कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन हमें डेविएशन बताता है, ठीक है, कि भाई अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसने अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि भाई हमें बोर्ड के एग्जाम में 97% मार्क्स ले आने हैं और उसके 90% ही मार्क्स आते थे। यानी उसका जो प्लान था, प्लान परफॉर्मेंस, उसने अपने लिए 97% टारगेट सेट किया था बट उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना रहा, 90% रहा। तो अब यहाँ पे डेविएशन अराइज हुआ 7% का। तो ये डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम कंपैरिजन करेंगे अपने जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई और डेविएशन में हम देखेंगे दो चीज़ें हैं। अगर डेविएशन परमिसेबल लिमिट के अंदर है, डेविएशन विद इन परमिसेबल लिमिट, तो वर्क को कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डेविएशन बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट्स है, अगर डेविएशन इतना है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते या वो इग्नोर नहीं किया जा सकता ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं। अब डेविएशन को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस होता है जो कि डेविएशन कहा जाता है। अब उस डेविएशन में परमिसेबल लिमिट जनरली बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। अब जैसे सेल्स है, सेल्स को इंक्रीज करना है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए एक टारगेट सेट कर दिया कि भाई प्रीवियस जो 6 मंथ की रिपोर्ट आई थी उसमें 10% थी हमारी सेल्स। अब इधर 6 मंथ का टारगेट रख लिया ऑर्गेनाइजेशन ने या हायर ऑफिशियल्स ने कि हमें अपने सेल्स को 15% तक ले जाना है। तो अब 15% जब उनका टारगेट हो गया, अगर वो 14% तक आते हैं तो ये विद इन परमिसेबल लिमिट है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। अगर कुछ पॉइंट में वेरिएशन आता है कि 0.25 या 0.50% अगर नहीं अचीव हुआ तो ये परमिसेबल लिमिट में है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। इसको जनरली एक टर्म यूज़ करते हैं हम, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, जहाँ पे ये बताया जाता है मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन में कि आप अगर हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे या अगर आप हर डेविएशन को करेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने वर्क को अच्छे से नहीं कर पाएंगे या वहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करना होता है, वही चीज़ यहाँ पे डेविएशन विद इन परमिसेबल लिमिट। लेकिन जो डेविएशन बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट है, अब जैसे 15% का टारगेट हमने रखा बट हम 12% ही अचीव कर पाए। अब ये जो
परसेंटेज है, ये परमिसेबल लिमिट के बाहर है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेने होंगे। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर क्या रीजंस हैं, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्यों इतना डेविएशन क्रिएट हुआ या क्यों हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। अब करेक्टिव एक्शन में भी एक पॉइंट आता है, अगर करेक्टिव एक्शन पॉसिबल होता है पर्टिकुलर लेवल पे तो वहीं इसको करेक्ट कर दिया, हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया कि भाई हमारे पास हमने ये देखा कि हमारे वर्कर जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो अनस्किल्ड थे, या जो हमारी सेल्स टीम थी उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, करेक्टिव एक्शन ले लिया किसी स्टेज पे। अगर पॉसिबल नहीं होता है करेक्टिव एक्शन लेना, अगर डेविएशन इतना ज़्यादा है कि उस कंडीशन में हम नहीं कोई तुरंत करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, तब क्या होता है, एनालिसिस एंड रिव्यू स्टैंडर्ड। दोबारा से हम अपने जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं या जो भी हमने अपनी प्लान बनाए हैं उनको हम दोबारा से एनालाइज और रिव्यू करते हैं कि कहीं हमारे स्टैंडर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं हमने बहुत हाई स्टैंडर्ड तो अपने लिए नहीं सेट कर लिया। तो ये चीज़ हम करते हैं कब, जब करेक्टिव एक्शन अगर पॉसिबल नहीं होता। बहुत सी बुक्स में ये पॉइंट नहीं है, बट यहीं तक हमें ध्यान में रखना है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्योंकि इसके बाद ही फिर हम नए प्लान्स बनाते हैं। नए प्लान बनाने का मतलब क्या हो, सेम चीज़ है, एनालाइज एंड रिव्यू स्टैंडर्ड। मतलब क्या हो गया, मेक चेंजेस इन स्टैंडर्ड। एनालाइज करने का मतलब ये हो गया कि हम ये देखते हैं कि भाई हमारे जो भी स्टैंडर्ड हमने बनाए थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या हमने अपने लिए जो टारगेट सेट किए थे वो शायद फिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसलिए हम अपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाए। तो ये बेसिकली हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस है। दोबारा से एक बार समझ लीजिए इसको। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में हम कहें तो सेटिंग स्टैंडर्ड सेट कर लिया। दो टर्म्स में बेसिकली स्टैंडर्ड सेट किए जा सकते हैं। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, एम्प्लॉय का बिहेवियर हो गया, और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सेल्स के टर्म में हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज करने के लिए हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव हो गया। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस पे आते हैं, जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया। जब हम अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं या जब हम अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए अलग अलग तरीके दिए हैं, जिसमें सैम्पल चेक हो गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड अकाउंटिंग नोट। इनके थ्रू हम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं। देन जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारा स्टैंडर्ड था या जो हमारा प्लान परफॉर्मेंस था उसको हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस। कंपेयर करने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर जो डेविएशन अराइज हो रहा है वो परमिसेबल लिमिट के अंदर है या उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हम उसको इग्नोर करके अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डेविएशन परमिसेबल लिमिट से बाहर है या उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट डेविएशन है, या वो डेविएशन ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में, तो वहाँ पे हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, टेक करेक्टिव एक्शन। और यहाँ पे जनरली कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड हो जाता है। लेकिन अगर करेक्टिव एक्शन भी पॉसिबल नहीं है, उस सिचुएशन में हम एनालाइज एंड रिव्यू स्टैंडर्ड करते हैं, यानी अपने प्लान्स को, अपने स्टैंडर्ड को हम दोबारा से एनालाइज करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर नए प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।